जय हिंद फ्रेंड्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है त्रिहम सिविल स्टडी ग्रुप की तरफ से। आज के इस वीडियो में हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी तक हम लोग ये देख रहे थे कि मगध का उत्कर्ष हुआ, 16 महाजनपदों का निर्माण हुआ और इन सब के बीच में कई सारे वंश आए, जिसमें कुछ पितृहंता वंश थे। फिर उस वंश को समाप्त करके शेषनाग वंश की स्थापना होती है और कालांतर में नंद वंश आता है। नंद वंश का अंतिम राजा घननंद, जो कि काफ़ी आतताई था, उससे पूरी जनता जो है वो त्रस्त थी। तो उसी समय क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रादुर्भाव होता है। चाणक्य का जो अपमान करके घना ने निकाला, तो उन्होंने एक प्रतिज्ञा करी कि हम नंद वंश का समूल नाश कर देंगे और उनको एक योग्य उत्तराधिकारी के रूप में चंद्रगुप्त मिलता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना करी वो किसने करी? चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। ठीक है, इस हिसाब से वो भारत का पहला ऐतिहासिक सम्राट था, है ना। ऐसा पहला सम्राट जिसने बृहत्तर भारत पे अपना शासन स्थापित किया। चंद्रगुप्त मौर्य के अगर हम शासन को देखें, उसके साम्राज्य को देखें, तो आगे चल के जब आधुनिक काल में ब्रिटिश साम्राज्य आता तो उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा उसका साम्राज्य था। उसकी एक सीमा तो ईरान से जाकर मिलती थी। तो वही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने सबसे पहले राजनीतिक रूप से भारत को एकबद्ध किया। ठीक है, इसकी अगर हम मौर्यों की उत्पत्ति की बात करें, तो जो ब्राह्मण साहित्य है, विशेषकर पुराण, तो पुराणों में इसे शूद्र माना गया है ना। पुराणों में मौर्यों को शूद्र माना गया है। मुद्रा राक्षस की अगर बात करें तो मुद्रा राक्षस ने मौर्यों को वृषल बताया है, या कुशहीन बताया है, कुलहीन बताया है, शूद्र वंश का एक तरीके से बताया है। विष्णु पुराण और इसकी मध्यकालीन टीका और ढूंढीराज ने जो मुद्रा राक्षस की टीका निकली, तो उसके हिसाब से भी ये शूद्र वंश का बताया जाता है। ठीक है, जो विष्णु पुराण का टीकाकार हैं वो उसके अनुसार चंद्रगुप्त का जन्म नंद राजा की पत्नी मुरा से हुआ था। किससे हुआ था? मुरा से हुआ था। जाहिर सी बात है, मुरा, इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? मौर्य वंश पड़ गया। ठीक है, वो चंद्रगुप्त मौर्य कहलाया। बृहत कथा मंजरी के को ले लें, कथा सरित सागर को ले लें हम लोग, तो इसमें ये निम्न कुल में ही इसको सब बताते हैं। लेकिन अगर हम यूनानी इतिहासकारों की बात करें, यूनानी इतिहासकारों की बात करें, तो उनके अनुसार मौर्य जो है वो सामान्य कुल से था। जबकि जो जैन स्रोत हैं या जो बौद्ध स्रोत हैं, जैन स्रोत या बौद्ध स्रोत, ये दोनों स्रोत क्या बताते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य को थोड़ा सा अच्छे वंश का बताते हैं। जैन स्रोत तो ये कहते हैं कि मौर्य को मोर पालने वाले समुदाय के मुखिया का पुत्र कहा गया, जबकि बौद्ध स्रोत ये कहते हैं कि ये क्षत्रिय था। ठीक है, ये क्या है? क्षत्रिय था। दिव्यावदान में भी बिंदुसार और अशोक, इन सबको क्षत्रिय बताया गया। तो उसी चीज़ का यहाँ पे वर्णन है। विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल या कुलहीन कहा गया है। ढूंढीराज ने कहा, जिन्होंने मुद्रा राक्षस पे टीका लिखी थी, है ना। इसके अलावा विशाखदत्त के नाम से दो अन्य रचनाओं का भी उल्लेख प्राप्त होता है, देवी चंद्रगुप्तम और अभिसारिका वंचितक या अभिसारिका बंधितक, जो अभी अप्राप्य है। तो इन सब में जो बात होती है तो इसको शूद्र कुल का ही बताया गया है। बृहत कथा मंजरी, सोमदेव ने जो कथा सरित सागर लिखी, उसमें भी चंद्रगुप्त के शूद्र उत्पत्ति के विषय का विवरण मिलता है। जबकि महाबोधि वंश जो बौद्ध ग्रंथ का है, उसके अनुसार चंद्रगुप्त राजकुल से संबंधित था और मोरी नगर में उत्पन्न हुआ था। अगर हम परिशिष्ट पर्वन की बात करें, राइटर हेमचंद्र, ठीक है, तो उन्होंने चंद्रगुप्त को मयूरपोषकों के ग्राम के मुखिया की पुत्री का पुत्र बताया। लेकिन सबसे पहले विद्वान कौन थे? विलियम जोन्स, जिन्होंने सैंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में करी थी। इसके अलावा जो एरियन थे, प्लूटार्क थे, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया। जबकि जस्टिन ने सैंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को कहा है। और इसकी जो मुलाकात है, इसकी भेंट सिकंदर के साथ है। एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो ये बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की मुलाकात हुई थी। अब चंद्रगुप्त मौर्य की जब बात आती है तो उसके साथ चाणक्य का नाम ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है, तो चाणक्य जो है, क्योंकि जो चंद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनने में जो विशेष योगदान था वो तो इन्हीं का ही था, इनके बिना तो संभव ही नहीं था। तो ये जो चाणक्य थे, ये ऋषि चणक के पुत्र थे। किसके थे? ऋषि चणक के पुत्र थे। अर्थशास्त्र के लेखक थे।
और अर्थशास्त्र के लेखक में जो ये पुस्तक है ना, तो इनका जो कौटिल्य नाम है वो इसमें कहीं ना कहीं एक जगह उल्लिखित है। एक पद्यखंड में ये भी कहा गया है कि इनका नाम विष्णुगुप्त है। तो कौटिल्य जो अर्थशास्त्र में कौटिल्य और विष्णुगुप्त इस नाम की साम्यता इन्हीं के नाम से ली जाती है, अर्थात चाणक्य यही थे। चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। आप लोगों ने सुना होगा, भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। पुराणों में इन्हें श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया, दूजे वर्षभ कहा गया है। इनके द्वारा जो अर्थशास्त्र है, नाम तो अर्थशास्त्र है लेकिन ये शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। इसमें अगर देखा जाए तो राज्य के 7 अंग, जो राज्य के 7 अंग होते हैं अर्थात सप्तांग सिद्धांत, उसका भी वर्णन किया है। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड एवं मित्र, ये सारे वर्ण हैं, इनकी व्याख्या होती है। तो ये एक ऐतिहासिक ग्रंथ ना होकर राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। ठीक है, राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है और इसकी तुलना किससे करी जाती है? मैकियावेली के प्रिंस से करी जाती है, इसीलिए इन्हें भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। राइट। अब थोड़ा सा शासन के बारे में बात कर लेते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त करी थी, है ना। दक्षिण भारत को जीतने वाला अगर पहला शासक पूछा जाए तो वो कोई और नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य ही था। और इसके लिए जैन और तमिल साक्ष्य भी पुष्टि कर देते हैं कि इसने ये काम किया हुआ था। राजनैतिक तौर पर अगर देखा जाए तो सारे भारत का जो एकीकरण है वो किसके समय में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। जो इसकी शुरुआती विजय थी उसके फलस्वरूप चंद्रगुप्त का जो शासन था तो वो व्यास से लेकर सिंधु नदी के प्रवेश द्वार तक फैल गया था। कहाँ से? व्यास नदी से लेकर सिंधु नदी के प्रवेश द्वार तक ये फैल गया था। रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, कौन सा? रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, उससे ये पता चलता है कि पश्चिमी भारत पर भी इसका अधिकार था। पश्चिमी भारत पर भी इसका अधिकार था। किससे पता चलता है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। जैन ग्रंथ, कुछ जैन ग्रंथ हैं, उनके अनुसार क्या था कि जो सौराष्ट्र, गुजरात, तो सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती पर भी इसका अधिकार था। इसकी मृत्यु के कुछ समय तक उसके साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक तथा उत्तर में, अगर उत्तर में देखें तो यहाँ पे हिमालय की श्रृंखलाओं से लेकर मैसूर तक था। तो इतना बड़ा इसका साम्राज्य था। देखना चाहें तो एक बार फिर से, उत्तर में यहाँ हिमालय से लेकर साउथ में मैसूर तक इसका राज्य था। अगर हम पश्चिम में देखें तो हिंदू कुश पर्वत जो पाकिस्तान की रेंज में आता है, वहाँ से लेकर बंगाल की खाड़ी तक इसका साम्राज्य विस्तार था। काफ़ी महान राजा था। 150 ईस्वी के रुद्रदामन के जो जूनागढ़ का शिलालेख है उसमें आनर्त और सौराष्ट्र, कौन? आनर्त और सौराष्ट्र, गुजरात प्रदेश में इसका क्षेत्रीय राज्यपाल था, प्रांतीय राज्यपाल था, कौन? पुष्यगुप्त, है ना। तो उसके द्वारा सिंचाई के बांध का निर्माण, ऐसा उल्लेख मिलता है। इससे सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत का भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के जो पूर्वी भाग है तो उसमें सेल्यूकस, ठीक है, जो सेल्यूकस था, क्योंकि इसका जो मुकाबला हुआ था सिकंदर के साथ नहीं हुआ था। घनानंद की विशाल सेना सुनने के बाद ही सिकंदर के सैनिकों ने कहा था कि भाई अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम आगे नहीं जा सकते, तो व्यास नदी से आगे बढ़ना मना कर दिया था। तो उसने, सिकंदर ने, अभी जैसे हम लोगों ने पढ़ा था पीछे वाले वीडियो में, पीछे वाली क्लास में भी हम लोगों ने देखा था कि वो अपने राज्य को बांट देता, अपने क्षत्रपों के अधीन कर देता है और चला जाता। तो मेन उसका जो था वो सेल्यूकस था। तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो भी आक्रमण और युद्ध वगैरह होते हैं वो इसके साथ ही होते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक, कौन? सेल्यूकस की आक्रमणकारी जो सेना थी उसको 305 ईस्वी में हराया था। 305 ईस्वी में हराया था। अच्छा, अब हार गए तो हारने के साथ क्या होता है? संधि होती है। तो इस संधि के फलस्वरूप सेल्यूकस ने क्या किया था? अपनी पुत्री का नाम हेलेना, ठीक है, तो अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कह दिया। तो हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ है, इसका विस्तृत उल्लेख सिर्फ और सिर्फ एप्पियानस देता है। कौन देता है? एप्पियानस देता है इसका उल्लेख, ठीक। प्लूटार्क क्या कहता है? प्लूटार्क भी इस विवाह के विषय में कुछ कहता है। तो प्लूटार्क ये कहता है कि दहेज का सिस्टम तब भी चल रहा था, लेकिन किसने दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने दिया था। सेल्यूकस को कितने हाथी दिए थे? 500 हाथी सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने दिए थे। तो अब
वो भी कुछ गिफ्ट करेंगे। तो उन्होंने गिफ्ट क्या किया था, सेल्यूकस ने 4 राज्य दे दिए थे। क्या दे दिए थे? 4 राज्य दे दिए थे। नाम देख लेते हैं हम लोग इन 4 राज्यों के। एरिया, अराकोशिया, एरिया, अराकोशिया। नाम अगर एरिया का देखें तो हेरात, जो आजकल हम लोग देखते हैं। एरोकोशिया, कंधार। इसके बाद हमारा आ जाएगा जेड्रोशिया। जेड्रोशिया, जो जेड्रोशिया है वो होता है मकरान तट। कौन सा तट? मकरान का तट। और पेरीपेनशिदाई, पेरीपेनशिदाई, ये सब यूनानी वर्ड हैं, क्योंकि वो प्लूटार्क यूनानी साहित्यकार था, तो उसने अपने वर्ड यूज़ किया। यहाँ पे जो उस समय के नाम थे हिंदुस्तान के हिसाब से काबुल। ठीक, तो ये 4 राज्य इनको क्या मिले? दहेज में मिले। और सेल्यूकस ने अपना एक राजदूत, कौन था? मेगस्थनीज, उसको भी यहाँ पर भेज दिया। राइट, तो ये हमारे चंद्रगुप्त के बारे में बात हो गई। चंद्रगुप्त अपने शासनकाल के अंतिम समय में दक्षिण की तरफ चला गया था और वहाँ पर उसने संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण समाप्त कर दिए थे। राइट, अब आते हैं इनके पुत्र बिंदुसार। तो बिंदुसार कौन थे? तो यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को एमिथ्रोकेटस कहा है, यानी कि एमिथ्रोकेटीज कहा है। इसके अनुसार इसका जो संस्कृत रूप है अमित्रघात। अमित्रघात का मतलब क्या होता है? शत्रुओं का नाश करने वाला। जैन ग्रंथ इनको क्या कहते हैं? सिंहसेन कहते हैं। इनमें बिंदुसार की माता का, जैन ग्रंथों में बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा मिलता है। दिव्यावदान ये कहता है कि बिंदुसार के समय तक्षशिला में क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था, जिसको दबाने के लिए उसने अपने पुत्र अशोक को भेजा था। किसको भेजा था? अशोक को भेजा था। ठीक है। अच्छा, कई सारी जो उपाधियां पहले लोग लेते थे, तो इसकी जो उपाधि है बस वो अमित्रघात या अमित्रोचेटस की ही फेमस है। तो जिसका संस्कृत रूप वही अभी मैंने बताया कि शत्रुओं का नाश करने वाला है। अच्छा, अमित्रोकेटस इसको जो कहा था वो किसने कहा था? एथनीक्स ने कहा था। किसने कहा था? एथनीक्स। तो एथनीक्स ने इसको क्या कहा था? अमित्रोकेटस कहा था। स्ट्रैबो ने, किसने? स्ट्रैबो ने, यहाँ पे ये भी नाम देख लीजिए ध्यान से, स्ट्रैबो। स्ट्रैबो ने इसको क्या कहा था? स्ट्रैबो ने इसे एलिट्रोकेडस कहा था। एलिट्रोकेडस ये कहा था। राइट, तो ये हो गया इनका। जैन ग्रंथ तो सिंहासन कहते हैं। इसने जो यूनानी लेखक एथनेसियस है उसने क्या बताया है कि एक पत्र व्यवहार किया था एंटियोकस थे। एंटियोकस कहाँ का था? राजा था सीरिया का, सीरिया का राजा था। तो वहाँ से ये 3 वस्तुएं लाए थे, है ना। 3 वस्तुएं लाए क्या थे? 3 वस्तुओं की इन्होंने डिमांड करी थी। वो जो वस्तुएं थी वो कौन कौन सी थी? एक तो हमारा थी मीठी मदिरा, मीठी मदिरा थी। दूसरे क्या थे? सूखे अंजीर थे। और तो ये दोनों चीज़ें तो भिजवा दी भाई, मदिरा ले लो, आपसे अंजीर ले लो। लेकिन तीसरा क्या था? एक दार्शनिक था, एक दार्शनिक की मांग थी, तो दार्शनिक वो प्रोवाइड नहीं करा पाए थे। ठीक है। स्टेबो के अनुसार जो बिंदुसार के समय में मिस्र के राजा एंटियोकस थे, उन्होंने कौन सा? डायमेकस नामक राजदूत भेजा था। प्लिनी क्या कहते हैं? प्लिनी ये कहते हैं कि मौर्य के राज दरबार में मिस्र के राजा जो टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसिस नामक एक राजदूत भेजा था। और भी वही चीज़ आ गई जो अभी मैं बता रहा था, 3 वस्तुओं की मांग करी, जो उसमें उनको दार्शनिक छोड़ के सारी चीज़ें मिल गई थी। अच्छा, दिव्यावदान क्या कहता है? दिव्यावदान बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान। तो दिव्यावदान ये कहता है कि जो आजीवक संप्रदाय थे के पिंगल वत्स थे, आजीवक संप्रदाय के, किसके? आजीवक संप्रदाय के पिंगल वत्स से उनके साथ इनका मधुर संबंध था बिंदुसार के। और 273 BC के आसपास बिंदुसार की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। उसके बाद गद्दी पे कौन बैठते हैं? अशोक बैठते हैं। और ऐसा बौद्ध साक्ष्य कहते हैं कि अशोक ने अपने पिता के शासनकाल में उज्जैनी का वायसराय, ये उज्जैनी के क्या थे? वायसराय थे। ठीक है, अशोक। ओके, तो इनकी माँ का नाम क्या था? सुभद्रांगी। इनकी माँ का नाम जो मिलता है सुभद्रांगी, ये इनकी माँ का नाम मिलता है। इनकी पत्नी के कई नाम मिलते हैं, तो पत्नियों के कुछ नाम अगर देख लें हम, तो एक नाम मिलता है देवी, है ना।
ये कौन थी? विदिशा की श्रेष्ठी की पुत्री थी। सिंघली परंपरा के अनुसार, जो सिंघली परंपरा है उसके अनुसार ये अशोक की पहली पत्नी थी और इन्हीं देवी से इनके दो इनका पुत्र उत्पन्न हुआ था, महेंद्र, और एक पुत्री थी कौन? संघमित्रा। महेंद्र और संघमित्रा, ये दो, एक पुत्र एक पुत्री इन्हीं देवी से उत्पन्न हुए थे। इसके बाद की बात तो दिव्यावतान में एक अन्य पत्नी का भी उल्लेख है, तिष्य रक्षिता। किसका उल्लेख है? तिष्य रक्षिता, है ना। तो इसका भी उल्लेख यहाँ पर मिलता है पत्नी का। और इसका एक रानी अभिलेख है, शिलालेख है ना, इलाहाबाद अभिलेख या रानी अभिलेख कहते हैं, जिसमें आपको पता होगा कि समुद्रगुप्त का भी उल्लेख है, मुग़ल सम्राट जहांगीर का भी उल्लेख है। उसमें अशोक की एकमात्र पत्नी है जिसका नाम जो अभिलेखों में उत्पन्न है। ऐसे तो कई पत्नियां थी, जो अभिलेखों में लिखी हुई पत्नी है वो है कारुवाकी। कौन है? कारुवाकी, ठीक है। इसीलिए इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। असंधिमित्रा के बारे में अगर बात करें हम, किसकी? असंधिमित्रा। तो ये अशोक की पटरानी थी। ये अशोक की क्या थी? पटरानी थी, असंधिमित्रा। राज्यारोहण से पहले अशोक जो थे वो उज्जैन और तक्षशिला के वही वायसराय थे, और बौद्ध ग्रंथ के अनुसार बौद्ध होने से पहले इन्हें चंड अशोक कहा जाता था, है ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि राज्यारोहण से पहले अशोक जो थे वो कहाँ के थे? उज्जैन और तक्षशिला के वायसराय थे। और बौद्ध ग्रंथ के अनुसार जब ये बौद्ध धर्म इन्होंने अपनाया है तो उससे पहले इनका नाम चंड अशोक था। इनको क्या कहा जाता था? चंड अशोक। एक तरीके से ये उपाधि थी कि चंड अशोक की, है ना। अगर शासनादेशों को शिलाओं पे खुदवाने वाला पहला भारतीय कहा जाए तो कौन है? अशोक है हमारा, है ना। और इनका साम्राज्य बहुत बड़ा था। असम और सुदूर दक्षिण को छोड़कर पूरे भारतवर्ष में अशोक का साम्राज्य था। इन्होंने क्या किया? अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर एक व्यवहारिक ज्ञान का प्रतिपादन किया जिसका पालन सब आसानी से कर सकें, है ना। इसका प्रतिपालन सब क्या कर सकें? आसानी से कर सकें। उदारता और करुणा उसके कई त्रिविध आयाम थे। 269 के आसपास ये गद्दी पे बैठे थे, और ऐसा कई ग्रंथ लिखते हैं कि 273 पर इनका राज्याभिषेक हुआ। यानी कि इनके बीच में जो 4 साल था, तो ये 4 साल संघर्षों में बीता अपने भाइयों का, कुछ लोग कहते हैं दमन करने में, या अगर हम यहाँ पे ये बात करें कि उन भाइयों से विजित होकर ये फिर गद्दी पर बैठे। ऐसा माना जाता है कि 99 भाइयों की हत्या करके कई ग्रंथ लिखते हैं, लेकिन इसमें वास्तविकता क्या है वो कुछ कही नहीं जा सकती। 269 के आसपास ये मगध के राज सिंहासन में बैठते हैं। अभिलेखों में अगर बात की जाए तो इनको देवनाम प्रियदर्शी कहा गया, जिसका मतलब क्या होता है? देखने में सुंदर या देवताओं का प्रिय। पुराणों में इन्हें क्या कहा गया? अशोक वर्धन कहा गया। दशरथ भी, जो दशरथ था इनका पुत्र, वो भी अशोक की तरह ही उपाधियां धारण करता था, ठीक है। अनुश्रुतियों में क्या कहा गया है कि जो दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति हुई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तिस्स थे। और महावंश ये कहता है कि अशोक का जो शासन का चौथा वर्ष था उसमें निग्रोध नामक एक भिक्षु ने बौद्ध मत में दीक्षित किया था। ये महावंश कहता है। ये कौन कहता है? महावंश कहता है। जब ये बौद्ध मत में दीक्षित हो गए निग्रोध के बाद, उसके बाद मोगलीपुत्र तिस्स ने इनको प्रभावित किया है पूरी तरीके से ये बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए। लेकिन उल्टा है, दिव्यावदान क्या कहते हैं? दिव्यावदान के अनुसार अशोक को उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। तो दोनों में अंतर है। वो महावंश के अनुसार निग्रोध ने किया था, जबकि दिव्यावदान के अनुसार उपगुप्त ने किया था, है ना। इनका जो अशोक और पौत्र जो दशरथ था वो दोनों बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अशोक के अभिलेखों में अधिकारियों की अगर हम बात कर दें, है ना, तो अधिकारियों की बात करें तो एक अधिकारी का नाम मिलता है रज्जुक, है ना। इसकी जैसे आजकल के डीएम होते वैसी इसकी पोजीशन था उस समय। राजस्व न्याय दोनों क्षेत्रों के इसको अधिकार मिले हुए थे। अग्रनुमई कौन होता था? ये जिले का अधिकारी होता। अग्रनुमई जिले का अधिकारी होता था। मौर्य काल में जो व्यापारिक काफिले होते थे, कारवां होते थे, उनको सार्थवाह की संज्ञा दी जाती थी। अच्छा, जब बौद्ध धर्म ग्रहण किया इसने तो अशोक ने आखेट और विहार यात्राएं रोक दी, यानी कि शिकार वगैरह सब वर्जित कर दिया, और इसके स्थान पे धम्म यात्राएं चालू कराई, है ना। और सबसे पहले उसने खुद किसकी यात्रा करी? बोध गया की यात्रा की। तो क्रम बहुत पूछा था, याद रखिएगा। सबसे पहले वो गया,
फिर कुशीनगर, देन लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ और लास्ट में श्रावस्ती। ये उसकी यात्रा का क्रम था। 10वां वर्ष जब था अशोक की राज्याभिषेक का, तब उसने बोधगया की यात्रा करी थी। 20वें वर्ष उसने लुम्बिनी की यात्रा करी थी और वहाँ पे एक शिला स्तंभ स्थापित किया था रुक्मिणीदेवी का। बुद्ध की ये जन्मभूमि थी, इसके कारण वहाँ का धार्मिक कर माफ़ कर दिया गया। भू राजस्व 1/6 से घटाकर कितना कर दिया, 1/8 कर दिया। इसी वजह से इसे राजस्व अभिलेख भी कहा जाता है, राजस्व स्तंभ लेख भी कहा जाता है। जो गिरनार और मेरठ के अभिलेख हैं वो किस लिपि में लिखे गए हैं, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक का इतिहास जो मिलता है, जैसे हम लोग ये ग्रंथों की अभिलेखों की बात कर रहे हैं, स्तंभ लेखों की बात कर रहे हैं, गुहा लेखों की बात कर रहे हैं, तो ये जो है अशोक का इतिहास हमको इनके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। विभाजन 3 वर्ग में होता है, एक तो शिलालेख होते हैं, स्तंभ लेख होते हैं और ये गुहा लेख। ठीक है, यहाँ गुहा टाइप नहीं हो पाया है, तो गुहा शिलालेख होते हैं, यानी कि जो गुफाओं में बनाए जाते हैं। जो शिलालेख हैं वो 14 विभिन्न लेखों का समूह है जो 8 अलग अलग स्थानों से प्राप्त किए गए। 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो कितने स्थानों से, 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए। शहबाजगढ़ी, मानसहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एर्रगुडी तथा सोपारा, है ना। इसके जो अधिकांश अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा में एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। केवल 2 अभिलेख, सारे प्राकृत भाषा और लिपि उनकी क्या होगी, ब्राह्मी होगी। लेकिन सिर्फ 2 अभिलेख ऐसे हैं जो शहबाजगढ़ी और मानसहरा का, उनकी लिपि ब्राह्मी ना होकर कौन सी है, खरोष्टी है। इसके अलावा द्विभाषिक लेख भी हैं। तो तक्षशिला से एक आर्मेक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख मिला है। सारेकुना आर्मेक लिपि में लिखा हुआ, कहाँ से मिला, तक्षशिला से। सारेकुना से मिला है यूनानी तथा आर्मेक, यानी द्विभाषी हो गया। यूनानी में भी आर्मेक लिपि में लिखा हुआ मिला है। यूनानी एवं सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लंगमान नामक स्थान से आर्मेक लिपि में लिखा हुआ अशोक का अभिलेख मिला है। तो ये विदेशों से जो अभिलेख मिल रहे हैं उनके बारे में बात होगी। जो ब्राह्मी लिपि का पहला उद्वाचन है वो शिलालेखों पर उत्कीर्ण अक्षरों से ही किया गया। अगर ये पूछा है ब्राह्मी लिपि का पहला उद्वाचन कहाँ से मिलता है, तो हमको स्तंभ लेखों से मिलता है या पत्थर की पट्टियों पे जो शिलालेख हैं उनसे मिलता है। इसको पढ़ने के लिए जो सबसे पहले श्रेय जाता है वो जेम्स को मिलता है ना। जो जेम्स थे उन्होंने सबसे पहले इसको पढ़ने में योग्यता हासिल करी थी। D.R. भंडारकर ने सिर्फ अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रशंसनीय काम किया। किसने किया, D.R. भंडारकर ने, सिर्फ अभिलेखों के आधार पर। जो प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि है, अशोक के समय की जो ब्राह्मी लिपि है उसका जो पता चलता है कि कैसे इसके वर्ड्स होते हैं, क्या यूज़ होते हैं, वो अनुराधापुर से चलता है। अनुराधापुर कहाँ पर है, श्रीलंका में। कुछ और स्थान है जहाँ से इस प्रकार की लिपि का साक्ष्य मिलता है, जैसे पिपरहवा से मिला, सोहगौरा से मिला, महास्थान से मिला। तो ये जो प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि है वो कहाँ से लिखी जाती थी, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ठीक है, कहाँ से लिखी जाती थी, दाएं से बाएं, ऐसे चलती थी। और इसे पढ़ने का श्रेय किसको है, नोरिस को है, लेसन को है, कनिंघम है, इन सबको है। और ये भारत की मुख्य रूप से लिपि थी। तो अशोक के नाम का उल्लेख देख लेते हैं हम लोग। तो अशोक का नाम उल्लेख करने वाला जो लघु शिलालेख है वो कहाँ पर है, मास्की, मध्य प्रदेश में। नेत्तूर और उडेगलम उपलेखों में भी अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। मास्की, नेत्तूर और उडेगलम, इसमें लेखों में, इसके लेखों में क्या होता है, अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। जो भाब्रू है, भाब्रू कहाँ, विराट में। तो भाब्रू के अभिलेख में अशोक ने स्वयं को क्या कहा, मगध का सम्राट बताया। और यही अभिलेख है, कौन सा, भाब्रू अभिलेख ही है जो अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रस्तुत करता, प्रमाणित करता है। इसका जो पहला शिलालेख है उसमें पशु बलि की निंदा करी गई है, उसको रोकने की बात कही गई। उन्होंने ये, अगर पढ़ें हम सीधे, तो ये लिखा है कि यहाँ कोई जीव मारकर बलि न दिया जाए और ना ही कोई उत्सव किया जाए। प्रियदर्शी राजा, यानी कि ये बात हो रही है अशोक की, उसकी पाकशाला में प्रतिदिन जीव मांस के लिए मारे जाते थे, लाखों मारे जाते थे। लेकिन जब यह अभिलेख लिखा गया तब तक 3 पशु प्रतिदिन मारे जाते हैं, 2 मोर और 1 मृग, 2 मोर और 1 मृग। और मृग भी हमेशा नहीं मारा जाता, और ये तीनों भी अब भविष्य में नहीं मारे जाएंगे। तो ऐसा उसने कहा। 5वें स्तंभ लेख में भी इसने कहा कि 26वें वर्ष बाद विभिन्न प्रकार के वाणियों के वध को वर्जित करने का स्पष्ट उल्लेख किया है। अशोक का जो राज्य था, है ना, तो उसकी जो प्रमुख घटना है वो कलिंग युद्ध की, और इसमें क्या हुई थी, अशोक की विजय हुई थी। ऐसा माना जाता है कि जो पहला आक्रमण इसने कश्मीर पे किया था, कश्मीर को जीता था, कश्मीर के अलावा
कलिंग को इसने विजित किया था। कई विद्वान मानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ कलिंग युद्ध ही इसका था। तो 13वां जो शिलालेख है उसमें इस युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं कि ये घटना अशोक के शासनकाल यानी कि 261 ईसा पूर्व में घटित हुई थी। जब युद्ध होता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं, तो उससे पीड़ा अशोक को हुई। उससे जो पीड़ा हुई उस पर उसने अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया है। जो अशोक का दीर्घ शिलालेख 12वें नंबर का, अशोक का जो दीर्घ शिलालेख है 12वें नंबर का, उसमें सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि होने की कामना करी गई है और धार्मिक सहिष्णुता के लिए पालनीय उपाय बताए गए। अशोक का जो दूसरा और 13वां शिलालेख है उसमें संगम, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेख में किसका उल्लेख है? जो संगम राज्य हैं पांड्य, सातपुत और ताम्रपर्णी, श्रीलंका की भी सूचना इससे मिलती है। इसी के 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है कि अशोक ने जो 5 यवन राजा थे उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए थे, जिसमें एंटियोक था, एंटियोकस II, थियोस सीरिया का शासक था, तुरमै या तुरमाय था, टालमी फिलाडेल्फस जो मिस्र का राजा था, एंटकिनी गोनातास मैसिडोनिया या मकदूनिया का राजा था, मग था, मग साइरीन का शासक था, अलिक सुंदर कहाँ का राजा था? अलिक सुंदर एपिरस का राजा था। तो इनके साथ इसके मधुर संबंध थे, अच्छे संबंध थे। गोरखपुर से एक सौगौरा तामपत्र अभिलेख मिला है और बोगरा जिले बांग्लादेश से प्राप्त एक अभिलेख है, कौन सा? महास्थान। तो इनकी रचना प्राकृत भाषा में हुई है और इन्हें ईसा पूर्व 3री सदी में ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था, ऐसा ये अभिलेख कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्यों है अभिलेख? क्योंकि ये अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों के संबंध में, जैन स्रोतों से भी इसकी पुष्टि होती है कि जब अकाल पड़ता था तो अकाल के लिए ये सब अन्न वगैरह सुरक्षित रखने की बातें होती थी, तो ये इसी के समय में होता था। अगर हम कोर्ट की बात करें, न्यायालय की बात करें, तो मौर्य काल में न्यायालय दो तरह के होते थे, धर्मस्थनीय और कंटक शोधन। तो धर्मस्थनीय कौन से मामले देखता था? दीवानी मामले देखता था। और कंटक शोधन कौन से मामले देखता था? फौजदारी देखता था। गुप्तचरों को अर्थशास्त्र में क्या कहा गया? गूढ़ पुरुष कहा गया। 2 तरह के गुप्तचर होते थे। एक तो गुप्तचर होंगे कि भाई आप एक ही स्थान पर रह लो और वहीं से आप अपनी जासूसी कर लो। एक होता था कि जगह जगह जाता था। तो जो एक ही स्थान पर रहता था उसको संस्था कहते थे और जो जगह जगह जाते थे उनको संचरा कहते थे। अब इसके शासन की जानकारी इंडिका में भी मिलती है ना। तो मेगास्थनीज की जो इंडिका है उसमें पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। पाटलिपुत्र का नगर प्रशासन मेगास्थनीज कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था, तो उसने ये बुक अपनी लिखी। तो ये कहता है कि 30 सदस्यों की समितियों द्वारा होता था और इसमें 5-5 सदस्य होते थे। इसका मतलब कुल कितने हो गए? 30 सदस्य, 5 सदस्य और कुल 30 सदस्य, तो कुल कितनी समितियाँ? 6 समितियाँ हो गई। यानी कि प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य हो जाते थे। एक समिति थी जो जनगणना का भी हिसाब रखती थी, जो आजकल कौन करता है? हमारी नगर पालिका करती है। एक समिति थी, उसका कार्य टैक्स को वसूल करना था, सेल्स टैक्स को वसूल करना था, बिक्री कर को वसूल करना था, जो 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। अच्छा, अगर कोई उस समय टैक्स नहीं देता था तो करों की चोरी करने वाले को मृत्यु दंड भी दिया जाता था। और नगर के जो अधिकारी होते थे जो ये काम करते थे उनको एस्ट्रोनोमोई कहा जाता था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा, मेगास्थनीज कौन था? वही जो सेल्यूकस द्वारा भेजा गया यूनानी राजदूत था। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसको देखा था। मौर्य युग में जो नगरों का प्रशासन होता था वो नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था। किसके द्वारा? नगर पालिकाओं के द्वारा, जिसका प्रमुख कौन होता था? नागरिक होता था, या उसको हम पुरामुख भी कह सकते हैं, है ना। तो पुरामुख भी होता था या नागरिक होता था, ऐसा वो कहा जाता था जो वो था। मेगास्थनीज ने उस समय के जो भारतीय समाज था उसको 7 श्रेणियों में बांटा है। 7 श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं? दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री। मेगास्थनीज ये कहता है कि उस समय दास प्रथा नहीं चलती थी। उसके अनुसार मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति ना अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था, ना ही जो वो पेशा अपनाता था उसके अलावा कोई पेशा अपना सकता था। स्मिथ ने हिंदू कुश पर्वत को भारत की वैज्ञानिक सीमा बताई और इसी जो अशोक के अभिलेख जो भी हम लोग देख रहे थे इसमें 5 प्रांत मिलते हैं। उनकी राजधानी बहुत पूछी जाती है, देख लीजिए यहाँ पर। उत्तरापथ तक्षशिला, अवंतिरट की उज्जैनी, कलिंग की तोसली, दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी और प्राच्य की राजधानी क्या होगी? पाटलिपुत्र। क्या हो जाएगी? पाटलिपुत्र। राजस्व के स्रोत अर्थशास्त्र ये कहता है कि भाग और बलि
ये भारत में राजस्व के स्रोत थे। अर्थशास्त्र ये भी कहता है कि राजा किसका मालिक होता था? भूमि का, और भूमि से उत्पन्न उत्पादन के भाग का अधिकारी था। यही जो उत्पादन का भाग होता है इसको ही भाग कहते थे, है ना, जो पार्ट होता है उसको भाग कहते थे, तो एक कर के रूप में वसूला जाता था। इसी तरह बलि भी एक राजस्व का कर होता था। राजस्व एकत्र करने का काम कौन करता था? समाहर्ता करता था। अंतपाल जो सीमा रक्षक या सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करता था, जबकि प्रदेष्टा जो होता था वो क्या करता था? विषयों और कमिश्नरियों का प्रशासक था। इसके अलावा अन्य पदाधिकारी भी हैं, जैसे देख लेते हैं हम लोग। पुण्याध्यक्ष है, ये वाणिज्य का अध्यक्ष था। सुराध्यक्ष, सोनाध्यक्ष जो बूचड़खाने का अध्यक्ष था। गणिकाध्यक्ष जो वैश्याओं का निरीक्षक था। सीताध्यक्ष जो राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष था। अकाराध्यक्ष जो खानों का अध्यक्ष था। लक्षणाध्यक्ष छापे खाने का अध्यक्ष था। लोहाध्यक्ष धातु विभाग का था। नवाध्यक्ष जहाजानी विभाग का था। पत्नाध्यक्ष बंदरगाहों का था। गांवों के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से, यानी कि जो इस समय हम लोग पंचायत आदि ये सब देखते हैं, तो इसकी व्यवस्था का सूत्रपात मौर्यों ने ही करा था, है ना। इनके समय में ही ग्राम सभा गाँवों संबंधी किसी मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए फ्री होती थी। अच्छा, अर्थशास्त्र ये कहता है कि अगर पति अपनी पत्नी को छोड़ दे तो पत्नी को विवाह विच्छेद की अनुमति होती थी, मिल जाती थी। यानी कि मौर्य काल में तलाक की प्रथा थी। पति बहुत समय तक विदेश में रहे या उसके शरीर में कोई भी दोष उत्पन्न हो जाए तो पत्नी उसका त्याग कर सकती थी। सेम यही कंडीशन पति के साथ थी कि अगर पत्नी व्यभिचारिणी हो जाए, बंध्या हो जाए, तो पति उसका त्याग कर सकता। लेकिन मनुस्मृति के पास थोड़ा सा कठोर नियम था। 38वें खंड में उल्लेख किया गया है कि जिसकी पत्नी मर गई हो, है ना, वो पुनर्विवाह कर सकता, लेकिन जिसका पति मर गया हो, यानी कि जो विधवा स्त्री है, वो पुनर्विवाह नहीं कर सकती। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा वात क्षत्रिय यानी कि फॉलन क्षत्रिय का सामाजिक स्तर दिया गया था मनु के द्वारा। कुछ आकृतियाँ, जैसे सारनाथ का निर्माण किसने कराया? अशोक ने। इसके स्तंभ पर किसकी आकृति है? सिंह की आकृति है। किसका प्रतीक है? शक्ति का। और भारत सरकार ने ये अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया है। कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये प्रतीक चिन्ह के रूप में कब लिया गया। मौर्य युगीन जो सभी स्तंभ थे वो चुनार के बलुए पत्थरों से निर्मित कराए गए हैं, है ना। किससे बनाए गए हैं? चुनार के बलुए पत्थर से। तो स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से जो स्तूप है उनको सर्वश्रेष्ठ माना गया। किसको सर्वश्रेष्ठ माना गया है? स्तूपों को। सांची कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसका निर्माण अशोक ने कराया था। आरंभिक काल 3री शताब्दी ईसा पूर्व था। जबकि सतना जिले में भरहुत का स्तूप है। सतना जिले में भरहुत का स्तूप है, जिसकी तिथि जो है 2री शताब्दी के आसपास है। और इन दोनों की, चाहे सांची हो या भरहुत हो, इसकी खोज किसने करी थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने करी थी। किसने करी थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अमरावती का जो स्तूप है वो गुंटूर जिले में है, कृष्णा नदी के दाहिने तट पर। कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने 1797 में इस स्तूप का पता लगाया था। जो सारनाथ का धम्मेक स्तूप है वो कौन सा है? गुप्तकालीन है। ये बिना किसी बेस के समतल भूमि पर बनाया गया है। बिहार में पाटलिपुत्र के समीप जो बुलंदी बाग और कुम्हार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए। श्रेय किसको मिला है? स्पूनर महोदय को मिला। इसी तरह से बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष मिले हैं। कुप्रहा से राजप्रसाद के अवशेष मिले हैं। बुलंदी बाग, याद रखिएगा, पाटलिपुत्र का ही पुराना नाम था। जिस व्यक्ति में 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके एक व्यक्ति था, उसने क्या किया? अंतिम जो मौर्य शासक था, कौन था? बृहदत्त, उसकी हत्या करी और शुंग राजवंश की स्थापना करी। तो वो कौन है? पुष्यमित्र शुंग था। ईसा पूर्व की कुछ शताब्दियों में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने गिरनार, जो नहीं है, हम सौराष्ट्र की बात कर रहे थे, तो वहाँ जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था। सुदर्शन झील जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने ही बनवाई थी। अशोक ने फिर इसको ठीक करवाया और इससे नहरें आदि निकाली और जल संकट को दूर किया। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों के कार्यों का, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई, अशोक ने इससे नहरें निकलवाई, इसका वर्णन किया है, क्योंकि उसने बिना बेगार का काम करवाया था और इसकी मरम्मत करवाई थी। तो ये हमारा आज मौर्य साम्राज्य का पूरा एक लेक्चर था। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी तक जितने पूछे गए हैं वो सब कुछ इसमें आ गए हैं। सारे सब कुछ कवर करने का प्रयास किया गया है। और जो भी कुछ चीज़ें मान लीजिए छूट भी गई हैं, तो जो PDF है जो हमारी क्लास में दी जाएगी उसमें पूरी चीज़ें मौजूद हैं।
सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए। नमस्कार।